मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी व्याकरण का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न होता है आपके सामने, शासकीय पत्र के बारे में बताइए। आपके सामने शासकीय पत्र क्या होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने हर अलग अलग विश्वविद्यालय में आपके सामने देखने को मिलता है। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपके सामने क्या मिलेगा, आपको जो टेलीग्राम पर आपका लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहीं पर ये सारे के सारी जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूं वो आपको फ्री में वहां पर देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ आपको जो कोने में व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, व्यू प्रोडक्ट और सेल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो वो प्रोडक्ट खरीद सकते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और सामान्य हिंदी व्याकरण के आपके सामने क्या करना चाहते हो, नीचे मैंने बाकायदा प्ले लिस्ट बना रखी है, उस प्ले लिस्ट पे क्लिक करोगे तो सारा सारा रिवीजन आपको बहुत आराम से हो जाएगा। चलिए अब आपके सामने आगे की तरफ बढ़ते अपन। शासकीय पत्र क्या होता है, यह पत्र एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार या एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को कार्यों के लिए लिखा जाता है तथा इसकी भाषा औपचारिक तथा तटस्थ होती है। शासकीय पत्र क्या होता है, शासकीय को नाम से समझो शासन। एक शासन की व्यवस्था दूसरे शासन की व्यवस्था को अगर जो पत्र लिखती है, जैसे यूनिवर्सिटी है ना आपके सामने, यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया, आपकी सभी कॉलेज के जितने भी जो प्रिंसिपल है ना उनको क्या क्या एक नोटिस लिखा, तो वो किस में आएगा, आपके सामने शासकीय पत्र में आएगा। एक संस्था ने दूसरी संस्था के आपके सामने अधिकारियों को कोई सूचना दी है, कोई आदेश दिया है, इन सब चीजों से संबंधित अगर आपके सामने कोई पत्र लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, शासकीय पत्र के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये किस प्रकार के आपके सामने श्रेणी में आता है, ये आपके सामने जो फॉर्मल लेटर होते हैं ना आपके सामने, औपचारिक पत्र होते हैं उनकी श्रेणी में आता है। समझ में आ गया, अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में नहीं आता, औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है, जहां पे आपके सामने कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, औपचारिक भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आपके सामने एक उदाहरण से समझते हैं, जहां पर क्या है, जो राजकीय विद्यालय है उसमें ग्रीष्म काल के अवकाश है, तो आपको क्या लिखना है, आपको राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा आपके सामने ग्रीष्म काल के अवकाश है तो क्या करना है, एक सरकारी आदेश जारी करना है। समझ में आ गया। चलिए इस उदाहरण को अपन समझते हैं। इस प्रकार के आपके सामने पत्र लिखने के लिए तो सभी पत्रों का आपके सामने फॉर्मल लेटर का एक जैसा प्रारूप होता है। क्या प्रारूप होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है विभाग का नाम। तो इसमें आपके सामने हम कौन सा विभाग देख रहे थे, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग आपके सामने पत्र लिख रहा है। कौन, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग आपके सामने पत्र लिख रहा है। किसको लिख रहा है, शासन सचिवालय जयपुर को लिख रहा है। किसको, शासन सचिवालय जो जयपुर है उसके द्वारा आपके सामने एक जगह पर है। पहले आपके सामने संस्था का नाम, फिर वो कहां पर है, वो संस्था कहां पर है, शासन सचिवालय, और फिर कहां पर है, जयपुर के अंदर। तो आपको ये इस प्रकार सीधी लाइन में नहीं लिखना है, ये आपको कहां पर लिखना है, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग लिखना है, नीचे लिखना है शासन सचिवालय, और फिर लिखना आपको जयपुर। समझ में आ गया। तो जो संस्था आपके सामने सबसे पहले जो संस्था है उस संस्था के नाम, फिर कौन सा अधिकारी वो लेटर लिख रहा है उसका नाम, और फिर वो संस्था कहां पर है उसका एड्रेस, ये तीन चीजें आपको शुरुआती चीज में लिखनी है। क्या लिखना है, पहले संस्था का नाम, कौन सा विभाग लिख रहा है, फिर वो उसका जो कौन सा बॉर्डर, कौन सा सचिवालय, कौन सी संस्था आपके सामने, उसके कौन सा अधिकारी लिख रहा है, और फिर उसका एड्रेस। आपको इस प्रारूप को फॉलो करना होता है। फिर आपके सामने क्या करना, आपको पत्र की संख्या लिखनी है। क्या करना है, पत्र की संख्या लिखनी है। अब पत्र संख्या आपके सामने आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर लिख सकते हो। मुख्य रूप से आपको क्या करना होता है, जो ये डिपार्टमेंट का नाम दे रखा ना, इसके आपको शॉर्ट फॉर्म बना दो भाई। क्या कर दो, आर लिख दो, आरजे लिख दो, डॉट लगाकर स्लेश लगा दो, फिर आपके सामने सी का, शिक्षा विभाग का सी लिख दो, फिर विभाग का वी लिख दो, और आपके सामने 2025 लिखकर आपके सामने 446 आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। समझ में आ गया। तो पत्र संख्या भी लिखना जरूरी होता है, क्योंकि सरकारी विभाग में हर रोज कोई ना कोई पत्र निकलते रहते हैं। ये कौन सा पत्र संख्या आपके सामने ये बताना भी जरूरी होता है। फिर इसके साइड में आपको क्या करना है, दिनांक लिखनी है। क्या तो दिनांक को आप यहां लिख सकते हो, क्या तो दिनांक आप यहां पर लिख सकते हो, दोनों में से आपकी जो मर्जी हो वहां पर दिनांक लिख देना। क्या तो आपके सामने जो आपके ये राइट साइड है इसमें लिख देना, या फिर नीचे की तरफ भी आप लिख सकते हो, जो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगले वाला है आपके सामने प्रेषक, मतलब कौन सा विभाग को लिख रहा है आपके सामने, शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान।
समझ में आ गया? उनके द्वारा आपके सामने उनको लिखा जा रहा है। ऊपर वाले कौन से होता है? ऊपर वाले में आपके सामने कौन से विभाग को का एड्रेस आता है? जो विभाग लिख रहा है। और नीचे किसका आता है? जिस विभाग को लिखा जा रहा है। कौन से विभाग को लिखा जा रहा है? किस व्यक्ति को लिखा जा रहा है? शासन सचिव को लिखा जा रहा है। शिक्षा विभाग के कहां के? राजस्थान के। क्या लिखा गया भाई? सेवा में निर्देश जो माध्यमिक शिक्षा विभाग अजमेर। विषय की बात करें, राज्य में जो राजकीय विद्यालयों के में ग्रीष्मकालीन अवकाश के परिवर्तन संबंध हेतु, तो अब आपको विषय ना वो आपको कहां पर देकर रखेंगे? ऊपर के ऊपर है ना आपके सामने, आपको पूरा का पूरा विषय देकर रखते हैं। समझ में आ गया? जो विषय होता है वो आपके सामने प्रश्न में देकर रखेंगे। इसमें क्या लिख रखा है? राज्य की जितनी भी राजकीय महाविद्यालय वहां पर ग्रीष्मकालीन अवकाश से तो आपको क्या किया गया है? उससे संबंधित आपके सामने विषय लिखा गया है। महोदय की बात करें आपके सामने, उपयुक्त विषय अंतर्गत निर्देशानुसार लेख की। अब आपको क्या बताना? अपनी समस्या के बारे में बताना है। समझ में आ गया? आपको विषय लिख दिया, विषय के बाद में आपको महोदय लिखना, उनको रिस्पेक्ट देनी होती है, फिर आपको विषय बताना होता है भाई किस विषय पे आप क्या कर रहे हो, आपके सामने पत्र को लिख रहे हो। जिसमें आपने लिखा कि भाई विषय अनुसार निर्देशानुसार लेख है कि राज्य में बढ़ती हुई भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने छात्र हित में ग्रीष्मकालीन अवकाश की पूर्व निर्धारित तिथि से में आंशिक परिवर्तन के निर्णय लिए। मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है आपके सामने, बहुत ज्यादा हीट वेव या लू चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने क्या किया? आपके सामने बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए तुरंत से तुरंत फैसले लेने का फैसला लिया है कि बच्चों को आपके सामने क्या किया जाए? जो गर्मी की छुट्टियां हैं, ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हैं, उसमें आंशिक रूप से पहले की जा रही है आपके सामने छुट्टियां, जो बाद में हो रही थी उन छुट्टियों को पहले से ही लागू किया जा रहा है। अब राज्य में समस्त एवं निजी विद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 मई 2026 के स्थान पर 1 मई 2026 से प्रभावी होगी। मतलब राज्य है उसमें आपके सामने जितनी भी स्कूल हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सब में 15 मई से छुट्टी पड़ती है गर्मियों की, लेकिन इस बार 1 मई से पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आपके सामने जो गर्मी है वो बहुत ही चरम सीमा पर फैली हुई है। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आया? आपको जो सूचना लिखनी है ना, वो आपको बीच में लिखनी है। सबसे पहले आपको जो विभाग आपके सामने जो पत्र लिख रहा है उसका नाम, उस विभाग का नाम, फिर उसके अधिकारी का नाम, फिर वो कहां पर है, फिर नीचे दिनांक, फिर आप किसको लिख रहे हो, उस अधिकारी का नाम, उस डिपार्टमेंट का नाम, उस अधिकारी का नाम, फिर उसका एड्रेस, फिर नीचे आपको विषय लिखना है। क्या लिखना है? विषय लिखना। भाई समझ में आ गया? विषय लिखो। जो विषय आपके सामने पेपर में देकर रखेंगे भाई आपको इस विषय पर लिखना है, सेम टू सेम कॉपी करके लिख देना। फिर नीचे महोदय लिखना है और फिर आपके सामने ये सारी की सारी चीजें हैं, इनको क्या करना? आपको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से इन सारी की सारी चीजों को आपके सामने रट लेना है। अंततः आपसे अनुरोध किया जाता है कि जो आपसे आदेश किया गया उसका कड़ाई से जो अच्छे से पालन करने हेतु व सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर की आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें। मतलब आपके सामने इस चीज का अनुरोध किया जाता है कि आपको जो जितने भी जो आदेश हैं इनको आपको सामने पालना करनी चाहिए। अगले वाला पॉइंट आपके सामने बहुती है। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? किसको लिख रहे हो? आपके सामने जो व्यक्ति आपके सामने लिख रहा है, तो कोई भी व्यक्ति जो शासन अधिकारी है वो आपके सामने आप अपना साइन कर देना है और कुछ कर लेना। कौन? शासन सचिव है शिक्षा विभाग की, वो लिख रहे हैं। प्रतिलिपि आपको नीचे जोड़नी होती है। सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही किसको करनी है? समस्त जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं उनको, व निजी सचिव है व माननीय शिक्षा मंत्री है, उनको क्या करनी है? आपको प्रतिलिपि में कार्रवाई कर सकते हैं। समझ में आ गया? इनके भी साइन आपको जोड़ दें। तो ऑफिशियल शासकीय ऑर्डर पत्र आपको समझ में आ गया। एक सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग को लिखता है, जिसमें जो राजस्थान सरकार है, जो शिक्षा विभाग है, जो भी डिपार्टमेंट लिखता है उसका एड्रेस सबसे पहले देखना है। समझ में आ गया? उस विभाग का नाम, उसका जो अधिकारी लिख रहा है उसका नाम, फिर नीचे एड्रेस, फिर पत्र संख्या, कितने पत्र संख्या आपके सामने वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए, यही रट के लिख देना। फिर नीचे दिनांक लिख दो। फिर आपके सामने किसको लिख रहे हो वो प्रेषक लगाकर आपको सामने लिखना है। फिर ये वाली तो गलती से ऐड हो गई इसके अंदर, इसको तो छोड़ दो आपके सामने। अगले वाला है ना, विषय लिखना है, महोदय लिख के आपकी जो समस्या उसको बताना है और लास्ट में महोदय करके साइन कर देना। ये आपके सामने पूरा का पूरा प्रारूप होता है। किससे संबंधित? शासकीय पत्र से संबंधित पूरा का पूरा प्रारूप होता है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी का,
अब उस पेपर में आपके सामने एक और टॉपिक आता है, क्या, लोकतियों का। मुहावरे व लोकतियां दोनों का टॉपिक देखने को मिलता है। उससे संबंधित मुहावरे अपन ने पहले पढ़ लिए, अगर अभी तक आपने क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं किसका, आपके सामने प्ले लिस्ट का, वहां से जाकर सारे उस वीडियो को देख लेना। जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं फ्री में प्राप्त हो सकती है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्री में आपके सामने हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सामने क्लास को। पहला आपके सामने जो पहली लोकत्य, पहले तो यह समझो कि लोकतियां होती क्या है। अगर मुहावरे जैसी लोकतियां होती है तो दोनों में अंतर क्या होता है। देखो, लोकतियां होती है आपके सामने सामान्य जन मानस की भाषा, जैसे आपने कहा काला अक्षर भैंस बराबर। तो आम आदमी जो कोई भी व्यक्ति ने, किसी ने आपके सामने दो तीन शब्दों को जोड़कर इस तरीके से फिर बता दिया, जो आपके सामने क्या हो रहा था, जैसे शब्द वैसे उनका अर्थ निकल कर आ रहा था। समझ में आ गया। इनके ना तो किसने इनको लिखा है, किसने इनके बारे में बताया, किसी को नहीं पता आपके सामने। समझ में आ गया। तो इस प्रकार की चीज, ऐसे शब्द होते हैं जिनका स्पष्ट शब्द निकलता है, समाज में सभी लोग उनको विस्तृत रूप से बोलते हैं। सामान्यतः वो बोलने वाली चीज होती है, उसी को किस नाम से जाना जाता है, लोकोक्ति के नाम से जाना जाता है। लोक प्लस उक्ति, इससे लोकोक्ति बनता है आपके सामने, है ना। तो लोगों द्वारा जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है आम जनमानस में, जो जिनका कोई विशेष अर्थ निकले, उसी को लोकोक्ति के नाम से जाना जाता है। अब मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है। मुहावरे क्या होते हैं, जैसे शब्द होता है ना वैसा ही उनका अर्थ नहीं निकलता, उनका बिल्कुल अलग अर्थ निकल सकता है। लेकिन लोकोक्तियों का जैसे शब्द होते हैं ना वैसा ही उनका अर्थ निकल कर आता है, उन्हीं को लोकोक्तियों के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलो पढ़ते हैं आपके सामने अगले वाले प्रश्न की तरफ। काला अक्षर भैंस बराबर क्या होता है। भाई, भैंस के सामने काले अक्षर लिख दो, समझ में आएगा आपके सामने, नहीं समझ में आएगा। तो उसी तरीके से अगर अनपढ़ आदमी के सामने अगर आप पढ़ाई की बातें करो, उसको कहो कि ये पढ़कर सुनाओ, वो क्या पढ़कर सुना पाएगा, नहीं सुना पाएगा। तो इसी तरीके से काला अक्षर भैंस बराबर क्या होता है, आपके सामने बिल्कुल अनपढ़ होना। जिसको पढ़ाई के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, उसी को क्या कहा जाता है, आपके सामने काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब बिल्कुल वो व्यक्ति अनपढ़ है, उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अगले वाला प्रश्न है, घर का भेदी लंका डावे। घर का भेदी लंका डावे मतलब आपसी फूट से विनाश होना। घर का आदमी है, भाई विभीषण ने क्या कर दिया था, रावण को मरवाने का काम किया था, सबको पता आपके सामने भगवान राम के साथ मिलकर। तो उसी तरीके से अगर आपके लड़ाई हो गई और आपका भाई आपके खिलाफ किसी जो आपका विपक्षी व्यक्ति है उसको आपके बारे में बता दे, तो आप क्या कहोगे, घर के व्यक्ति ने मेरे को नुकसान पहुंचाया, घर का ही व्यक्ति लंका को हमेशा से डांटा है और यही काम तुमने भी किया है। अगले वाली लोकोक्ति आपके सामने, हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब हाथ में अगर आपके सामने कंगन पड़ा हुआ है तो मुझे किस प्रकार के प्रूफ की जरूरत है। मतलब कंगन मतलब जो प्रूफ मांगा था, कंगन क्या है, प्रूफ के रूप में। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, जो चीज आपके सामने रखी है उसके लिए आपको किसी भी चीज के प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। समझ में आ गया। तो क्या रहेगा आपके सामने, प्रत्यक्ष कोई भी चीज आपके सामने है उसके लिए आपको कोई भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगले वाला है, दूर के ढोल सुहाने, मतलब दूर के ढोल सुहाने। आपने सुना होगा ना, कोई आपका दोस्त वो आपके सामने, घर से बाहर कोई व्यक्ति रहता है ना, और जो आपको घर पे आते हो, आप हॉस्टल में रहते हो, बाहर रहते हो, तो आप माता पिता आपसे कितना प्रेम करते हैं, तब आप कहते हो अरे दूर के ढोल सुहाने होते हैं, मतलब दूर की वस्तु ही अच्छी लगती है। घर से बाहर पीजी में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, तब आपके घर वालों का आते हो तो वो कितना लाड प्यार करते हैं, 5-7 दिन बाद में एकदम बराबर कूट देते हैं आपको, है ना। तो इससे क्या होता है, आपके सामने दूर की वस्तु आपके सामने अच्छी लगती है ज्यादा। समझ में आ गया। अगले वाला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब भाई जिसके हाथों में आपके सामने लाठी है ना, वही आपके सामने भैंस को चराने लेकर जा रहा है। 2-4 भाई थे, है ना, और एक शक्तिशाली था, उसने 2-3 उससे कमजोर थे, उसको दबा लिया और उसको रख लिया। तब क्या बनी, भाई इसके हाथों में लाठी थी, इसने हमें लाठी के सहारे डरा दिया, और इसीलिए क्या हो गया, आपके सामने यही भैंस रख रहा है। मतलब जो शक्तिशाली व्यक्ति है भाई, इनमें से लाठी होगी, उसके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा भाई, इसीलिए वो क्या रखेगा आपके सामने, वही भैंस को रखेगा, उसी की जीत होती है। अगले वाला पॉइंट है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। मतलब अकेला व्यक्ति है ना, वो जीवन में मतलब अकेला व्यक्ति जीवन में सब कुछ नहीं कर सकता। मतलब अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता, मतलब एक अकेला व्यक्ति आपके सामने सारे के सारे बड़े काम नहीं कर सकता है, सभी को मिलकर करना पड़ता है। तो यही है, एक अकेला व्यक्ति सारे बड़े काम नहीं कर सकता, इसी से बनती है आपके सामने, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। अगले वाला है, थोथा चना बाजे गणा। मतलब कोई एक व्यक्ति जिसके पास उपलब्धियां तो कम है लेकिन बढ़ चढ़ के बातें करता है। आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे ना जो
काम करते हैं कम और बातें करते हैं बढ़कर। मैं ऐसे कर दूंगा इस पेपर में, देखना मैं इतने नंबर लेकर आ जाऊंगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, आपके सामने इस तरीके की वो बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने बातें करते हैं। तो यही है, अयोग्य व्यक्ति होता है ना, जिसमें उपयोगिता, जिसकी योग्यता तो होती है कम और बातें करता है वो ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर। समझ में आ गया? तो इस प्रकार के व्यक्ति को क्या कहा जाता है आपके सामने? थोथा चना बाजे घना। अगले वाला है जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसे आपके कर्म होते हैं वैसे ही आपको फल मिलता है। इससे क्या बनता है आपके सामने? जैसे आपके कर्म होंगे ना वैसे ही आपको फल मिलता है, जैसे कर्म होंगे वैसे। भाई आपने कोई गलती कर दी तो आप क्या कहा जाएगा आपके सामने? जैसे आपके कर्म थे ना वैसे ही आपको क्या मिले भाई? फल देखने को मिले हैं। अगले वाला पॉइंट है ढाक के तीन पात। समझ में आ गई? सदा एक सी स्थिति रहना, मतलब आपके सामने ढाक होता है उसके तीन पात होते हैं, मतलब एक से जैसी स्थिति हमेशा रहती है। अब आपके सामने ये कोई पतंग होती है, इसका ये वाला कोना देख लो, चाहिए देख लो, चाहिए देख लो, हमेशा के हमेशा समान रहते हैं। तो यही है कि जीवन में अगर एक सी स्थिति बनी रहे, अमीर है तो अमीर रहे, गरीब है तो गरीब रहे, तो आपके सामने क्या कहोगे आप? ढाक के तीन पात है। जिंदगी में पहले सिचुएशन भी ऐसी थी और आज भी वही की वही सिचुएशन बनी हुई है। अगले वाला है मान न मान मैं तेरा मेहमान, मतलब कोई व्यक्ति है, इसको आप दोस्त नहीं बनाना चाहते फिर भी आपके सामने हमेशा गले पड़ा रहता है, तो क्या कहोगे आप? अरे तू तो मान न मान मेरा मेहमान वाला व्यक्ति है, हर समय मेरे पीछे पड़ा रहता है, जबरदस्ती मेरे गले लगा रहता है। समझ में आएगा? तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जीवन में जो आपके सामने जबरदस्ती आपके पीछे पड़े रहते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मान न मान मैं तेरा मेहमान वाला कॉन्सेप्ट उन पर लागू होता है। अगले वाला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मतलब अपना अपराध न मानकर पूछने वाले को डांटना, मतलब अपना अपराध नहीं मानेंगे, बल्कि देखो चोर है ना, कोतवाल को डांटना चाहिए चोर को, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? चोर कोतवाल को डांट रहा है, तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पर खुद की गलती भी नहीं मान रहा है और आपके सामने आपके टीचर ने पूछा भाई आपने होमवर्क क्यों कहा, तो आपने कह दिया मैं तो नहीं करके लाऊंगा, बताओ क्या करोगे? समझ? तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो अपनी गलती नहीं मानकर सामने वाले के सामने पड़ जाना, उसको क्या कहा जाता है आपके सामने? उल्टा चोर कोतवाल डांटने के नाम से जाना जाता है। अगला है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में, अब ऊंट का मुंह इतना इतना बड़ा खुलता है, इतना बड़ा ऐसे, है ना, और उसमें जीरा इतना सा, तो मतलब जरूरत आपको बहुत ज्यादा और आपके सामने मिल रहा है बहुत कम। तब क्या कहोगे? भाई ये सारी की सारी चीजें तो कैसे हैं? ऊंट के मुंह में जीरे के समान, मतलब जितनी जरूरत है ना उससे बहुत ज्यादा कम है ये सारी की सारी चीजें। समझ में आ गया? तो ये थी आपके सामने मुहावरे व लोकतियां, जिसमें आपके सामने जितने जो इंपॉर्टेंट आपके सामने जो लोकतियां थी वो मैंने कराई है। मुहावरे आपको पता है मैंने पहले करा दिए थे। मुहावरे वो होते हैं वो शब्द जिनमें आपके सामने क्या अर्थ है। शब्द देखो, जैसे आपके सामने ये है अंधे की लाठी निकलना। अंधे की लाठी, अंधे की लाठी क्या होगा आपके सामने? एकमात्र सारा। अंधे की लाठी से आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन लोकतियों से आप समझ जाओगे आपके सामने। समझे? मान ना मान मेरा पैमान, मतलब कोई जबरदस्ती वाली यहाँ पर बात हो रही है। इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। ये अंतर होता है मुहावरे और लोकत्य में। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी का, उससे संबंधित आप में एक टॉपिक आता है, आपका एक टॉपिक आता है जिसमें वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। किससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं भाई? आपके वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। उन्हीं सब प्रश्नों को आपके सामने क्या अपन देखने वाले हैं। समझ में आ गया? कैसे किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे भाई, मैं आपको बताऊंगा। अलग अलग प्रकार के सब दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक तो उसमें शब्द देके रखेंगे, एक बाकायदा सेंटेंस देके रखेंगे। तो भाई सेंटेंस तो आप सभी कर लोगे, इतने समझदार तो विद्यार्थी, अब आप कॉलेज में आ चुके हो, आपने स्कूल की पूरी शिक्षा प्राप्त की, तो आप इतने समझदार और इतने वो तो हो चुके हो कि इन प्रश्नों कर लोगे। लेकिन जो शब्द शुद्धि से संबंधित प्रश्न आते हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और काफी बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो वो मैं आपको जरूर से पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपके सामने अगर जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, अगर इसको फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो कहां पर मिलेगी भाई? आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, क्या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा। टेलीग्राम का चैनल को जोर से ज्वाइन कर लेना। सारा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराता हूं, जरूर से प्राप्त कर लो भाई उसका अच्छे से। साथ के साथ प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूं, वहां पर आपके सामने सारा का सारा कंटेंट आपके सामने फ्री में देखने को मिल जाएगा। चलिए पहला शब्द है उज्जवल। अब उज्जवल शब्द है ना, ये बहुत सारे के सारे आपके सामने अशुद्धि वाले शब्द वही करवा रहा हूं जो आपके सामने कैसे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है और यही देखने को मिलेंगे। उज्जवल शब्द की बात करें, उ जय, और जय फिर जो है वो बड़े वाला आ रहा है, तो इसमें बड़े वाला नहीं आएगा भाई। कौन से वाला आएगा? छोटे वाला आएगा। किस प्रकार का आएगा? उज्जवल में आपके सामने जो छोटे वाला जय देखने को मिलेगा, ये वाला जय देखने को मिलेगा।
समझ में आएगा। तो उज्ज्वल में हमेशा एक बात याद रखो, जो जय है ना, दोनों के दोनों कैसे आते हैं, छोटे आएंगे। कैसे आएंगे भाई, छोटे जय देखने को मिलते हैं दोनों के दोनों। समझ में आ गया आपको, अच्छे से याद कर लो, उज्ज्वल में दोनों के दोनों छोटे जय आते हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद में क्या देंगे, क्या तो सी की आपके सामने ये वाली मात्रा लगा देंगे या इसके ऊपर ऐसे कर देंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट गलत है। समझ में आ गया। सी के आपके सामने ये वाली मात्रा देखने को मिलती है, इधर की साइड वाली ऐसे देखने को मिलती है, और वहां पे आपके सामने ये जो वक्र देखने को मिलता है। समझ में आ गया। इसको आशीर्वाद में आपके सामने ये याद रख लेना, आपके सामने ये वाली चीजें देखने को मिलती हैं। अब आशीर्वाद में आपके सामने क्या करना है आपको, जो यहां पर आपके सामने जो बड़ी वाली मात्रा देखने को मिलेगी और वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, कवयित्री में आपके सामने कवयित्री लिखा जाता है। समझ में आ गया। जो अशुद्ध शब्द है कवयित्री लिखा जाता है, लेकिन कवयित्री उसका क्या होता है, आपका सामने सही शुद्ध रूप होता है। श्रृंगार की बात करें आपके सामने, जो कवयित्री आपके सामने लिखा जाएगा, यह होगा, उसके ऊपर आपके सामने कौन सी मात्रा देखने को मिलेगी, यह पे आपको मात्रा देखने को मिलेगी कौन सी वाली, छोटी वाली। त्रय पे आपको मात्रा देखने को मिलेगी बड़ी वाली। तो अच्छे से याद कर लेना, इन्हीं में से पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। जो पर्सन मैं आपको करवा रहा हूं उसी से आपको पर्सन सारे पर्सन देखने को मिलेंगे। अगले वाला है श्रृंगार, अक्सर ऐसा आपको लिखा हुआ मिलता है, लेकिन इसका कैसा बनता है शुद्ध रूप, श्रृंगार इस प्रकार से बनता है। स लिखा जाता है, गार लिखा जाता है। समझ में आ गया। श्रृंग लिखा जाता है और गार लिखा जाता है। समझ में आ गया आपको। अगले वाला पर्सन आपके सामने प्रदर्शनी, प्रदर्शनी होती है आपके सामने, जो प्रदर्शनी आपके सामने देखने को मिलता है, उसका सही रूप आपके सामने ये होता है प्र द श्रय की मात्रा, और आपके सामने नी देखने को मिलता है, इसको प्रदर्शनी के रूप में जाना जाता है। अगले वाला है आपके सामने पूजनीय, तो पूजनीय को आपके सामने नी की मात्रा को ऐसे कर देंगे। आपको कैसे लिखना है, पूजनीय, नी पर आपके सामने कौन सी वाली मात्रा, बड़ी वाली मात्रा देखने को मिलेगी। समझ में आ गया। छोटे वाली मात्रा करके दी जाएगी, लेकिन आपको लगानी कौन सी होती है, बड़ी वाली मात्रा को। कैसे भी कर सकते हैं आपके सामने, इसके ऊपर कोई चंद्र बिंदु लगा दिया, ऐसे कर दिया, कुछ भी कर देंगे। अगला क्या है, अहिल्या, अहिल्या नहीं होता, ही नहीं होता, अहिल्या के नाम से जाना जाता है, अहल्या। समझ में क्या बनेगा, अहल्या, ये आपके सामने देखने को मिलता है, अहल्या देखने को मिलता है आपके सामने। ये इसका शुद्ध रूप होता है। कैसा रूप होता है भाई, इसका शुद्ध रूप होता है आपके सामने अहिल्या का, अहल्या। समझ में आ गया। अगला है अंताक्षरी, अंताक्षरी होता है ना, अंताक्षरी उसको किस रूप से लिखा जाता है, ए आधा न आधा तय या अक्षय, और री में कौन सी मात्रा, बड़ी वाली मात्रा। कौन सी वाली मात्रा देखने को मिलेगी आपके सामने, री में बड़ी वाली मात्रा देखने को मिलेगी। इसी तरीके से इसको अंताक्षरी के रूप में जाना जाता है। ए न भी छोटा, तय भी छोटा आपके सामने, और री की आपके सामने कौन सी वाली मात्रा, बड़ी वाली मात्रा देखने को मिलती है। ये सारे शुद्ध रूप हैं। अगला है उपलक्ष, उपलक्ष को कैसे लिखा जाता है, उप लक्ष्य, लक्ष्य में आपको पता है अक्ष जो होता है ना आपके सामने, वो कैसा होता है, छोटा होता है। तो उपलक्ष में उप प्लस लक्ष्य, दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसका, उप का प्रयोग किया जाता है, साथ के साथ लक्ष्य का। तो लक्ष्य में आप सबको पता है कौन सा जो आपके सामने शब्द का प्रयोग होता है, छोटे वाला लक्ष्य का प्रयोग होता है। किसका, जो अक्षय होता है उसको छोटा प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। तत्व, अगले वाला क्या है, तत्व, तत्व अक्सर ऐसा देखते हो, लेकिन तत्व को लिखने का सही तरीका क्या होता है, तय तय ऐसे करके लिखा जाता है। समझ में आ गया। तत्व को कैसे लिखा जाता है, तय आधा तय, उसमें डंडा और फिर वह आपके सामने, यह सही तरीका होता है आपके सामने तत्व को लिखने का। क्या तरीका होता है आपके सामने, तय पूरा का पूरा जो आपके सामने तय होता है भाई, है ना, फिर छोटे आधा तय, उसके पास डंडे की मार्क, और आपके सामने वह देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने निरोग, निरोग में आपके सामने कैसे छोटी वाली मात्रा दे रखी है आपको, लेकिन आपके सामने निरोग में कैसा आएगा, रोग है बड़ा, तो बड़े वाली मात्रा देखने को मिलती है। किस प्रकार की मात्रा देखने को मिलती है भाई, बड़े वाली मात्रा देखने को मिलती है निरोग के अंदर। समझ में आ गया आपके सामने किस प्रकार की मात्रा देखने को मिलती है, बड़ी वाली मात्रा आपको देखने को मिलती है, इधर की साइड बड़ी वाली मात्रा आती है। अगले वाला पॉइंट है परमाणिक, परमाणिक, परमाणिक का क्या बनता है आपके सामने, पर नहीं, सिर्फ प्र में रा की मात्रा भी लगेगी, आ की मात्रा भी लगेगी। किसकी मात्रा लगेगी भाई, आ की मात्रा भी लगती है प्रमाणिक में। क्या बनता है, परम प्रा मा और अनिक,
समझ में आ गया। तो प्र में आ की मात्रा लगती है तो प्रा हो जाता है माणिक आपके सामने देखने को मिलता है। इस तरीके से क्या बनता है आपके सामने, प्रमाणिक आपके सामने बनता है। अगले वाला अशुद्ध रूप, अगले वाला क्या, वाल्मीकि। मोस्ट इंपोर्टेंट कंपटीशन का तो सबसे फेवरेट है वाल्मीकि लिखवाना इनका ना। इसमें क्या होता है, ल और मैं, आधे ल और मैं के ऊपर ही मात्रा दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं के ऊपर ही आपके सामने बड़े वाली मात्रा देखने को मिलती है। कौन सी वाली मात्रा देखने को मिलती है, बड़े वाली मात्रा मैं के ऊपर देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है भाई, आपके सामने बड़े वाली मात्रा आपके सामने मैं के ऊपर देखने को मिलती है। वा, ल, मैं के ऊपर बड़े वाली मात्रा मी और आपके सामने मी। इस तरीके से वाल्मीकि को लिखा जाता है। की पर छोटी और मी पर आपके सामने बड़े वाली मात्रा देखने को, मैं पे बड़े वाली मात्रा देखने को मिलती है। चलिए अगले वाला प्रश्न है सन्यासी। सन्यासी पे आपके सामने क्या देखने को मिलता है भाई, सन्यासी पे ई कर दिया, यहाँ पर ये चंद्र बिंदु नहीं दिया, तो ये सब आपके सामने खास करके चंद्र बिंदु की समस्या देखने को मिलती है। न को पूरा लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। स के ऊपर चंद्र बिंदु, आधा न और यासी। कैसे बनता है, स न या सी, सन्यासी। क्या बनता है आपके सामने, स पे चंद्र बिंदु, आधा न या और सी। इस तरीके से सन्यासी है वो बनता है। अगले वाला पॉइंट है स्वास्थ्य। आधा स व स थे, मतलब इसमें अच्छे से देख लेना भाई, अशुद्ध रूप तो इसमें दे रखा नहीं है, स पूरा दे देंगे तो आधा स देखने को मिलेगा, व पूरा लिखना है, आधा स व आधा थ व ये देखना है। तो इसमें 3 आधे आते हैं, आधा स आता है, 2 आधे से आते हैं, आधा थ देखने को मिलता है स्वास्थ्य के अंदर। स और थ आपके सामने आधे आधे जुड़े रहते हैं। अगले वाला अधीन। अधीन में आपके सामने क्या करेंगे, आपके सामने आपको छोटे वाली मात्रा दे देंगे, लेकिन अधीन में किसी के अधीन रहते हो तो आप बड़े व्यक्ति के अधीन रहते हो ना, तो इस ट्रिक से याद कर लो, अधीन में आपके सामने धी की मात्रा वो बड़ी आती है। कैसे आती है, बड़ी आपके सामने देखने को मिलती है धी की मात्रा। अगले वाला है ज्योत्सना। ज्योत्सना में क्या होगा आपके सामने, जय योग, आधा तय आधा सह देखने को मिलेगा। क्या, आधा तय आधा सह देखने को मिलता है ज्योत्सना के अंदर। अगला है, ये तो चलो कोई नहीं, ऐसे इसमें चिन्ह की बात करें तो चिन्ह में आपके सामने च आधा है, आधा न के आपके सामने है के नीचे एक डंडा भी आपके सामने देखने को मिलता है। अगले वाला है अशुद्ध रूप की बात करें, दुर्वस्था। दुर्वस्था में आपके सामने दूर है, वस्था, राग, आपको दुर्वस्था में रा जोड़ देंगे, लेकिन नहीं देखने को मिलेगा। दूर अलग, वस्था अलग, दूर अलग शब्द और वस्था अलग शब्द, दो अलग अलग शब्द देखने को मिलेंगे। अगले वाले पॉइंट की बात करें, आपके सामने मिष्टान, आपके सामने मी सह ठान देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपके सामने जितने भी जो शब्द हैं ये आपके सामने अशुद्ध रूप हैं। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, जाकर आप इन सभी अशुद्ध शब्दों को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अच्छे से तैयारी करके चले जाना भाई, आपके सामने देखने को मिल जाएंगे टेलीग्राम पर फ्री में। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं सारे सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या होता है आपके सामने, ज्ञापन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। किससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है भाई, ज्ञापन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है आपके सामने। तो इससे संबंधित आपके सामने सारी चीजें समझेंगे। साथ के साथ ये जो आपके सामने जो ये टॉपिक है, ये अगर आपको इसका पूरा का पूरा रिवीजन करना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। साथ के साथ ये फ्री में जो पीडीएफ में आपको पढ़ा रहा हूं, फ्री में आपको मिल जाएगी। कहां पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर मिलेगा, आपको सामने डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ के साथ जनरल हिंदी का सारा सिलेबस रिवाइज करना चाहते हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ और जाकर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट से सारे टॉपिक रिवाइज कर दो। और कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके आप सारे के सारे क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट मंत्रा से खरीद लेना, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सामने। अब कार्यालय के प्रचारी, मतलब कार्यालय है ना, कोई भी विभाग है, उसके जो प्रिंसिपल है उनके द्वारा लिखा जा रहा आपके सामने पत्र। लेकिन एक बार मैं समझा देता हूं ज्ञापन होता क्या। ज्ञापन का प्रयोग अधीनस्थ कर्मचारियों को सूचना देने या अंतर विभागीय पत्राचार करने के लिए किया जाता है। इसमें न तो संबोधन होता है, न महोदय होता है, न ही अंत में शिष्टाचार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी बात है, आपको क्या करना है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को बता रहा है, एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को बता रहा है, विभाग के अंदर अगर कोई सूचना जारी की जा रही है तो ज्ञापन जारी किया जाता है। और इसमें कोई भी औपचारिक नियत है,
औपचारिकता का प्रयोग नहीं किया जाता, सभी को ये नियम लागू होते हैं, तो ना कोई महोदय का प्रयोग किया जाता है, ना कोई संबोधन का प्रयोग किया जाता है, ना कोई शिष्टाचार, लास्ट में जो महोदय होता है उन जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर संबोधन और शिष्टाचार के जैसे शब्द है, महोदय जैसे शब्द है, उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला पॉइंट आपके सामने कार्यालय पर जो प्राचार्य है आपके सामने, जो कार्यालय के जो प्रिंसिपल है, उनके द्वारा आप ये आपके सामने ये लिखा जा रहा है, किनको, राजकीय महाविद्यालय के ग्वालियर के हैं उनके द्वारा आपके सामने क्या है, ये पत्राचार किया जा रहा है। समझ में आ गया। तो पहले वही विभाग के आपके सामने जो बड़ा से बड़ा अधिकारी है उसका नाम, फिर आपको किनको लिख रहे हैं, और फिर आपके सामने किस पद पर आपके सामने कहां से हैं, और आपके सामने उसका एड्रेस। तो ये आपके सामने हमेशा से समान रहता है, सारी की सारी चीजें आपके सामने एकदम समान रहती है। फिर आपको पत्र संख्या, कितने नंबर पत्र संख्या भाई, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 2025 आपके सामने अनु 1888 के नाम से आपके सामने लिख रहे हैं, तो आपके सामने कोई भी लिख सकते हो, आप सिंपल लिख देना 2025 88 25 लिख देना, कुछ लिख देना, जो आपके सामने संख्या, पत्र संख्या आप लिखना चाहो वो संख्या आप लिख सकते हो। नीचे आपके सामने, उसके नीचे क्या लिखना होता है आपके सामने, बाकायदा जो दिनांक है, किस दिनांक को आपके सामने पत्र लिखा वो दिनांक लिख देना। क्या करना आपके सामने, जिस दिनांक को पत्र लिख रहे हो आपके सामने उस दिनांक को आपको लिख देना होता है। समझ में आ गया। नीचे आपके सामने क्या लिखना है, सेवा में आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल के। अब आपके सामने जो प्राचार्य उनके द्वारा किसको लिखा जा रहा है, उच्च शिक्षा विभाग के आपके सामने सतपुड़ा भवन है भोपाल को, उसके बारे में लिखा जा रहा है। क्या लिख रहे हैं भाई, ये क्या विषय है इनका, महाविद्यालय भवन की मरम्मत हेतु अतिरिक्त बजट की मांग से संबंधित। मतलब हम क्या करना चाहते हैं, और ज्यादा आपके सामने जो उनका जो महाविद्यालय का जो भवन है उसके मरम्मत के लिए हम क्या करना चाहते हैं, हमें और ज्यादा बजट चाहिए। क्या चाहिए, हमें और ज्यादा बजट चाहिए। उस बजट की मांग के हेतु इन्होंने क्या किया, आपके सामने ये पूरा का पूरा पत्राचार लिखा है। समझ में आ गया आपके सामने, जिसमें क्या लिखा जाता है, संबंध में इस कार्यालय के का पूर्व पत्र क्रमांक 452 भवन संख्या तथा दिनांक आपको लिख देनी। मतलब आपको सामने क्या लिखना भाई, जो इस कार्यालय से पूर्व पत्र लिखा गया आपके सामने 452 भवन, आपके सामने दिनांक 15 अक्टूबर के आसपास। यह भी एक प्रकार से ध्यान आकर्षण हेतु लिखा गया पत्र है। समझ में आ गया, किसके लिए किया जा रहा है, आपके सामने ज्ञापन क्यों दिया जा रहा है, आपने पहले रिक्वेस्ट की थी उसको फिर से बताने हेतु। क्या बता रहे हो आप, कि मैंने आपके सामने पूर्व एक पत्र लिखा है, पूर्व क्रमांक नंबर 452 नंबर एक पत्र लिखा आपके सामने दिनांक 15 अक्टूबर को, उसी को मैं फिर से आपके सामने ध्यान आकर्षण हेतु क्या कर रहा हूं, आपको ज्ञापन सौंप रहा हूं। जिसमें क्या था आपके सामने, पहला शब्द का प्रयोग करना आपको कौन से वाले शब्द का, महोदय। क्या कहना, महोदय साहब से आपको उपयुक्त विषयक संदर्भ पत्र का और ध्यान आकर्षण के तो करने हेतु निवेदन है कि महाविद्यालय भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए बजट आवंटन हेतु अनुरोध किया जा रहा है। मतलब मैं आपको इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो हमारा महाविद्यालय है ना, जो हमारी ये जो कॉलेज, इसका भवन पूरी तरीके से टूट चुका है, पूरी तरीके से खत्म होने की स्थिति में है, तो इसके लिए आपको हमें बजट आवंटित करना पड़ेगा। अब कौन सी भवन आपके सामने, जो ग्वालियर राजकीय महाविद्यालय के आपके सामने जो प्राचार्य वो लिखना चाह रहे हैं, किसको, शिक्षा विभाग के जो भोपाल की शिक्षा विभाग है ना उसके अधिकारी को लिखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो लिख रहे हैं, फिर जिनको लिखना है उसको नीचे सेवा में करके लिखना होता है। समझ में आ गया, ये अच्छे से समझ लेना भाई। अनुरोध किया जाता है कि 2 माह व्यतीत होने के अपरांत भी इस संबंध में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। मतलब 2 महीने बीत गए, मैंने पत्र पहले भी लिखा था, हमारी कॉलेज है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो टूट फूट तो एकदम टूट फूट कभी भी हो सकती है, उसकी हालत में आपके सामने, लेकिन आपने अभी तक उसका कोई भी उत्तर नहीं दिया है। मैंने आपको पहले भी पत्र लिखा था। चूंकि वर्षा ऋतु के कारण भवन को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है, अंततः आपसे अनुरोध है कि बजट को शीघ्र से शीघ्र आवंटित करें ताकि हम इसकी मरम्मत करवा सकें। मतलब आपको भाई इसमें समस्या बतानी होती है। अब आपका क्या, भवन टूट चुका है, तो उसके बारे में आपको ध्यान आकर्षण, आपने पहले एक पत्र लिखा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, भोपाल के जो आपके सामने शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया आपके सामने। समझ में आ गया। तो अब आपको उनको अनुरोध करना है कि 2 माह बीत गए, अभी तक जो पहले वाला पत्र लिखा भाई उसका आपने जवाब नहीं दिया, जवाब दो मेरे को। जो अभी वर्षा ऋतु जो आपके सामने अभी बारिश हुई थी ना, इसमें हमारा जो पूरा का पूरा भवन है वो टूट फूट हो चुका है, और आपसे निवेदन है कि ये जो बजट, थोड़ा बहुत बजट जारी कर दो कम से कम हमारे लिए। समझ में आ गया। अगले वाला है बहुदय लिखकर आपको हस्ताक्षर करने, मतलब आपको बहुदय लिखना है, नीचे हस्ताक्षर करने हैं। डॉक्टर जो आपके सामने HS वर्मा है, प्राचार्य है राजकीय महाविद्यालय के, उसके बारे में आपको साइन कर देना। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा लिखना होता है। देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति है
जो पत्र लिखता है ना उसका, उस व्यक्ति के विभाग का नाम या उस जिस पद पे उसका नाम लिखो, फिर उस व्यक्ति का वो कहां पर कार्यरत है उसका नाम लिखो, फिर उसका एड्रेस लिखो। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर पत्र संख्या और फिर दिनांक, ये एकदम सेम फॉर्मेट रहता है। फिर सेवा में लगाकर क्या करना होता है आपको, अगर सेवा में लगाकर जिसको लिख रहे हो उसके बारे में बताओ भाई, किस अधिकारी को लिख रहे हो, आयुक्त को लिख रहे हो, शिक्षा विभाग के आयुक्त को लिख रहे हो, सतपुड़ा भवन भोपाल में वो आपके सामने आयुक्त काम करते हैं, उनको लिख रहे हो आपके सामने, तो उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से बता देना है। समझ में आ गया। फिर आपको किस विषय पर लिख रहे हो भाई, किस विषय पर लिख रहे हो ये भी तो बताना जरूरी है। तो आप क्या कर रहे हो भाई, उनका जो भवन, आप हमारा भवन, वो उसकी वो पूरी तरीके से टूट फूट हो चुकी है उस भवन की, आपको मरम्मत हेतु पैसा चाहिए, उसके बारे में आप लिख रहे हो, तो उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया। किस संदर्भ में लिख रहे हो, कार्यालय में पूर्व पत्र क्रमांक संख्या 452, भवन दिनांक। अब संदर्भ बताना आपको, विषय नहीं संदर्भ लिखना है कि मैंने पहले से पत्र लिख रखा है, पत्र संख्या 452 है, किस दिनांक को 15 अक्टूबर को लिखा था, उस पर आपको क्या करना है मेरे को बता। नहीं तो ये महोदय लिखो तो लिखो, नहीं चाहे मत लिखना। फिर आपको अपनी समस्या बता देने की मुझे ध्यान आकर्षण करना है, मैंने जो पत्र लिखा था उसमें मैंने पहले बताया था कि हमारी महाविद्यालय वो पूरी तरीके से टूट फूट चुके हैं, जर्जर अवस्था में आपके सामने, और अभी तक आपने उत्तर नहीं दिया है। तो आप ज्यादा जल्दी से जल्दी इस पर ध्यान दें और आपको हमें उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये था आपके सामने ज्ञापन, इससे संबंधित मैंने सारी चीजों को आपको बता दिया है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी व्याकरण, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने सारे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, उसका जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है टेंडर या निविदा किसे कहते हैं, जो निविदा होती है टेंडर किसे कहते हैं, उससे संबंधित आपके सामने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कौन से वाला आपके सामने, टेंडर और निविदा किसे कहते हैं, किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा किसी निर्माण कार्य को करवाने हेतु वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक रूप से जो प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है उसी को किस नाम से जाना जाता है, निविदा के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर कोई सरकारी संस्था है या कोई प्राइवेट संस्था है, वो अगर कोई काम करवाना चाहती है, क्या तो कोई भवन का निर्माण करवाना चाहती है, कोई आपके सामने जो रोड का निर्माण करवाना चाहती है, किसी चीज की मरम्मत करवाना चाहती है, कोई आपके सामने किसी चीज को बेचना चाहती है, किसी चीज को खरीदना चाहती है, तो सरकारी संस्था ऐसे नहीं कि प्राइवेट संस्था की तरह आपके सामने बाजार से गए और चीजों को खरीद कर लेकर आए, नहीं ऐसे नहीं करती, वो बाकायदा ठेका जारी करते हैं। या बड़ी संस्थाएं होती है वो इस तरीके से क्या करती हैं, ठेका जारी करते हैं, जिसमें आपके सामने इसको निविदा के नाम से जाना जाता है। वो क्या कहते हैं, सभी जितनी भी संस्थाएं हैं ना, आपको उनको जितने भी जो ठेकेदार होते हैं आपके सामने या फिर आपके सामने कोई कंपनी होती है, उनके लिए सार्वजनिक सूचना जारी करते हैं। वो आपके सामने सारे उस फॉर्म को लेते हैं, अप्लाई करते हैं जिस चीज के लिए आपके सामने जो निविदा होती है, जैसे भवन निर्माण के लिए तो भवन निर्माण का टेंडर जारी होगा। फिर जो व्यक्ति सबसे सस्ते में उनको और सबसे बढ़िया काम करके देगा उसी को क्या किया जाता है, वो टेंडर है वो जारी कर दिया जाता है। तो ये जो आपके सामने जो ठेके जारी करना है, फिर आपके सामने जो टेंडर जारी करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसी को किस नाम से जाना जाता है, निविदा के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। साथ के साथ आपको क्या करना है, यहां पर कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे फ्लिपकार्ट व मंत्रा पे कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। साथ के साथ जो मैं आपको पीडीएफ पढ़ा रहा हूं फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जाओ और जाकर फ्री में हमारे जो पीडीएफ उसको डाउनलोड कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्या है, आपके पहला पॉइंट क्या आपके सामने, कौन सी संस्था, इसमें जो संस्था ना जो टेंडर जारी करेगी भाई उस संस्था का नाम आएगा। सबसे पहले तो क्या आएगा, जैसे कार्यालय नगर निगम है जयपुर का जो कार्यालय नगर निगम है वो आपके सामने क्या कर रहा है, टेंडर जारी कर रहा है, तो उसका नाम आपके सामने सबसे पहले देखने को मिलेगा। फिर क्रमांक संख्या, कितनी क्रमांक संख्या आपके सामने, जैसे निर्माण आपके सामने 25/11, जो मतलब कितना क्रमांक संख्या, टेंडर संख्या नंबर कितना है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है, बाकायदा दिनांक, किस दिनांक को आपको जारी हुआ, तो दिनांक आपको इस कोने में लेफ्ट साइड वाले आपके सामने में आपको दिखाने, या फिर नीचे की तरफ आप लिख देना, राइट साइड में लिख देना है ना आपके, और या फिर आपके सामने नीचे की तरफ लिख देना दिनांक को। तो सबसे पहले जो विभाग आपके सामने निविदा जारी कर रहा है उसका नाम, फिर उस कहां पर वो संस्था उसका पूरा एड्रेस, फिर संख्या, निविदा संख्या, और फिर आपके सामने नीचे दिनांक देनी होती है। ये सारा का सारा इसका क्या होता है, प्रारूप होता है।
फिर आपको क्या करना है, विषय लिखना होता है भाई, निविदा सूचना लिखो और विषय लिखो भाई आपके सामने, क्या विषय आपके अंदर उसको लिखना होता है। क्या लिखना भाई, क्या विषय लिखा आपने, नगर निगम जयपुर के अंतर्गत वार्ड नंबर 15 में नवीन सड़क का निर्माण करना है। मतलब आप किसके लिए निविदा जारी कर रहे हो, किसके लिए टेंडर जारी कर रहे हो, जो नगर निगम है उसमें जयपुर का वार्ड नंबर 15 है, उसमें क्या एक नई सड़क का निर्माण करना है या फिर उसका डामरीकरण करना, मतलब उस पर डामर बिछानी है, उसके लिए क्या करें भाई अपन एक निविदा वो जारी कर रहे हैं। इसके लिए कोई प्रतिष्ठित अनुभवी फर्म व ठेकेदार से मोहरबंद निविदाएं प्राप्त की जाती है। मतलब आपको क्या करना है, वार्ड नंबर 15 में आपको नई सड़क का निर्माण करने के लिए हम वहां के सबसे जो फेमस या अनुभवी जो लोग हैं, ए श्रेणी के ठेकेदार भी आपके सामने, बढ़िया क्वालिटी के ए श्रेणी के जो ठेकेदार होते हैं, उनको हमने क्या किया, आपके सामने निविदाएं टेंडर के लिए अप्लाई करने के लिए हमने आमंत्रित किया है। अच्छा, ये आप यहां पर आपके सामने ये चीज बदलकर लिखनी होगी भी आपको, आप जो चाहो ना वो उसमें विषय देकर रखेंगे, आपके सामने निविदा होगी उसमें विषय देकर रखेंगे कि आपको ना वार्ड नंबर 15 पे सड़क का निर्माण करवाना है, तो आपको सेम टू सेम वो लिख देनी है। और नीचे वाली लाइन के भाई ठेकेदार हो गई या कंपनी हो गई, उसके लिए हम मोहरबंद निविदाओं को आमंत्रित कर देते हैं। ये वाली लाइन सेम टू सेम आपको चिपका कर आ जानी है, मतलब सेम टू सेम लिखकर आपको आ जानी है। समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद, आपके सामने सारे कॉन्सेप्ट अभी तक। अगले वाला पॉइंट है आपको, जिसमें आपके सामने क्या करना है, ये वाली चीजें ना आपके सामने ऐसी की ऐसी सेम टू सेम आपको लिख देनी है। आपके सामने निविदा का प्रश्न देखने को मिले, जिसमें क्या होगा, कार्य की अनुमानित लागत, कोई कार्य कर रहे हो उसकी अनुमानित लागत भाई, डामर की सड़क बनाओगे तो उसमें कितना रुपए पैसा खर्च हो सकता है, तो लगभग 15 लाख रुपए का हम टेंडर जारी कर रहे हैं, 15 लाख रुपए आपको खर्च हो सकते हैं, इतने रुपए आपके सामने कोई है उसकी लागत हो सकती है, इतना पैसा हम आपको दे सकते हैं। अब एक याद रखना, इससे ये सस्ता अगर कोई करके देखो, 14 में करके देखो, 13 में, कोई 12 में, कोई 10 में, उससे जितना सस्ता करके देगा ना उसी को दे देंगे। धरोहर राशि, धरोहर राशि क्या होती है भाई आपके सामने, ये 30,000 रुपए है ना, ये क्या करते हैं, जब फॉर्म लेकर जाओगे ना आप इनसे, है ना, और फॉर्म जमा कराओगे इस नगर निगम में, तब 30,000 रुपए साथ लेकर आने हैं, नगर निगम वालों को देने। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति वो अप्लाई ना करे। समझ में आ गया भाई, ये इस चीज से ये देखी जाती है, ये 30,000 रुपए आपके सामने जिसको दे दिया जाता है ना, ठेका दे दिया जाता है, उसको आपके सामने क्या उसके रख लिए जाते हैं और बाकी सारे को वापस लौटा दिए जाते हैं। समझ में आ गया, ये धरोहर राशि के रूप में होती है, ताकि सिर्फ जो जिनको इंटरेस्ट है ना वही लोग आपके सामने अप्लाई करें। काफी बार सरकारी ठेके भी छूटते हैं, जैसे शराब के ठेके छूटते हैं, उसमें भी कुछ 30-40 हजार रुपए की आपके सामने अमाउंट लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि ताकि हर आदमी अप्लाई ना करे, जिसके पास इतना कम से कम पैसा ना, जो इच्छुक है वही व्यक्ति अप्लाई करे, इसीलिए धरोहर राशि रखी जाती है कुछ ना कुछ। अगले वाला पॉइंट है निविदा फार्म का शुल्क 500 रुपए, मतलब जो निविदा जारी की जा रही है उसका जो फॉर्म है उसका कुछ शुल्क लग रहा है आपके सामने। कितना शुल्क आपके सामने, लगभग 500 रुपए उसका शुल्क है। कितना शुल्क है भाई उसका, कम से कम आपके सामने 500 रुपए उसका शुल्क लग रहा है। आप फॉर्म लेके जाओगे तब 500 रुपए आपको और देने पड़ेंगे। समझ में आ गया, ये भी आपको लिखनी होती है, उसके शुल्क वगैरह कितना आपका सामने निविदा का शुल्क वो भी आपको लिख देना होता है। अगला है निविदा प्राप्त करने या जमा करने की अंतिम तिथि, मतलब आप जो निविदा है जो उसको प्राप्त करोगे, मतलब फॉर्म हमारे से जो फॉर्म भरने का, वो फॉर्म कब तक ले जा सकते हो, 30 दिसंबर शाम 2025 से पहले लेना भी है, ले भी जा सकते हो और आपके सामने जमा भी करवाना है। समझ में आ गया, लेकर घर पे रख ले हो तो कोई मतलब नहीं है, वापस जमा करवाने की भी अंतिम दिनांक मान लो 30 दिसंबर 2025, तब तक फॉर्म ले भी लो और आपके सामने जमा भी करा दो, और शाम का 4 बजे तक जो नगर निगम है उसमें जाकर जमा करवा सकते हो। फिर निविदा के खोलने का समय, किस समय आपके सामने जो वो होगा, आपके सामने टेंडर किस समय होगा आपके सामने, 31 दिसंबर को होगा 11 बजे। कितने बजे, 11 बजे 31 दिसंबर को आपके सामने टेंडर खुलेगा। उस समय सारी की सारी चीजें आपके सामने आपको टेंडर आवंटित करने का काम कर दिया जाएगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से, कितने बजे खुलेगा आपका टेंडर, आपका टेंडर आपके सामने 31 दिसंबर को खुलेगा और 11 बजे खुलेगा। तो ये सारी की सारी सूचनाएं भाई रट लो, कार्य का अनुमानित लागत रट लो, धरोहर राशि रट लो, निविदा फॉर्म का शुल्क रट लो, निविदा प्राप्त जमा करने की अंतिम तिथि को रट लो, और निविदा को खोलने का जो समय होता है उसको रट लो। ये सारी की सारी सूचनाओं को अच्छे से रट लो भाई, आपके सामने सेम टू सेम चिपका कर आ जाना चाहिए, एक भी चीज नहीं बदलनी आपको। सिर्फ इसमें बदलना होता है तो आपको ये बीच वाली संख्या होती है ना, इसमें जो विषय है उसको बदलना है, ये वाला भी सेम टू सेम आता है। नीचे वाली जो शर्त होती है ना उसको भी ऐसे कैसा लिखना है, विस्तृत विवरण एवं निविदा फॉर्म कार्यालय समय से प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब आप जो जितना विवरण किया गया है या जो फॉर्म किया गया आपके सामने कोई कार्यालय वहां से प्राप्त कर सकते हो,
और आदेश के अनुसार बिना किसी कारण बताए जो निविदा को रद्द करने का अधिकार भी जो जितनी कमेटी है उसके पास है। भाई आपको बता बाकायदा लिख देना कि हमारी जो कमेटी है ना वो आपका जो निविदा होती है उसको चाहे तो रख सकती है, चाहे उसको उनके मन में आए तो रद्द भी कर सकती है, उन पर निर्भर करता है। समझ में आ गया आपके सामने। साथ के साथ में आयुक्त का नाम और नगर निगम का नाम आपको अच्छे से लिख देना है। तो ये था आपके सामने जो कौन से वाला टॉपिक, निविदा वाला टॉपिक है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपके सामने जरूर से देखने को मिल सकता है। समझ में आ गया? कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है कार्यालय आदेश, ऑफिशियल ऑर्डर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आपके सामने जो ऑफिशियल ऑर्डर निकाला जाता है, ये भी एक प्रकार का पत्र होता है। इसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे कि भाई किस प्रकार से आपके सामने इसको लिखा जाता है। समझ में आ गया? तो ये जानना आपको जरूरी होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें इसमें लिखी जाती हैं आपके सामने। साथ के साथ एक उदाहरण से भी आपको मैं सारी चीजें समझाऊंगा। तो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को अपन आगे बढ़े इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे ना तो उसका क्या फायदा होगा, आपको जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ ये मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। कहां पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर दे रखा है? नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। कहां पर? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल की जो पीडीएफ है वो देखने को मिल जाएगी। जाकर वहां से टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लो। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, सारा का सारा कंटेंट है उसको फ्री में पढ़ सकते हो। कोने में मैंने दे रखा है किसका? व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन। और साथ के साथ आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने ऑफिशियल ऑफिस ऑर्डर क्या होता है? किसी कार्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जारी किए गए निर्देश जैसे समय परिवर्तन, अवकाश या स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? आपके सामने कार्यालय आदेश के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी आपके सामने ना, कोई भी कार्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों को कोई निर्देश जारी किया जाता है। मतलब एक विभाग आपके सामने दूसरे विभाग को क्या करेगा? निर्देश जारी करेगा। जैसे कोई समय में परिवर्तन हो रहा है, अवकाश से संबंधित या स्थानांतरण से संबंधित आपके सामने कोई आदेश को जारी किया जाएगा, उसी को किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने ऑफिशियल ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। इसमें याद रखना आपको, यहां पर आदेश जारी किया जाएगा। एक ऑफिशियल लेटर भी होता है, एक ऑफिशियल आदेश होता है। वहां पर कोई आपके सामने आदेश जरूरी नहीं कि वहां पे आदेश जारी किया जाए, वहां पर सूचना भी दी जा सकती है। समझ में आ गया? लेकिन ऑफिशियल ऑर्डर में क्या होता है? आपके सामने आदेश ही जारी किया जाएगा। बड़ा विभाग आपके सामने, वो छोटे वाले जितने भी विभाग होते हैं, जैसे आपके सामने पंचायती राज विभाग है राजस्थान का, उसके सचिव है, वो आपके सामने जितने भी जो नीचे पंचायती राज के जो आपके सामने जो लोग हैं उनको ऑर्डर जारी कर रहे हैं, उसी को क्या नाम जाना जाता है? आपके सामने ऑफिस ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। आपके सामने कार्यालय आदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कार्यालय आदेश के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं आपके सामने। अब देखो ऑफिशियल ऑर्डर की बात करें, आपके सामने किस प्रकार का प्रारूप होता है। तो सबसे पहले आपके सामने क्या लिखना होता है? कार्यालय आदेश जारी किया गया। किनको किया जा रहा है? आपके सामने राजकीय महाविद्यालय है, जो राजकीय महाविद्यालय है, जितनी भी सरकारी महाविद्यालय है, उनको ये आदेश जारी किया जा रहा है। फिर आपके सामने सबसे पहले संस्था का नाम, जिस संस्था को ये आदेश जारी किया जा रहा है आपके सामने, उस संस्था का नाम, फिर नीचे शहर का नाम। सबसे पहले संस्था का, भाई जिस संस्था को आप जारी किया जा रहा है उसका नाम, फिर उसके शहर का नाम, मतलब उसका एड्रेस, जयपुर आपके सामने, सीकर, जोधपुर, जो भी शहर का नाम लिखो वो आपके सामने नीचे लिख देना। उसके नीचे आपको जो पत्र संख्या होती है, पत्र होता है, उसकी जो क्रमांक संख्या होती है आपके सामने, उसकी क्रमांक संख्या लिखनी है। क्या करनी है आपको? जो पत्र है उसके क्रमांक संख्या लिख देनी है। जैसे राजकीय ऐसे लिख देना भाई 2025.523, कोई भी रैंडम संख्या लिख देना आपके सामने, थोड़ी ऑफिशियल लगे इस प्रकार से लिख देना। और जो भी संस्था लिखो उसके पहले शब्दों को शॉर्ट टाइप में लिख देना। ये करना चाहो तो ये भी कर सकते हो आपके सामने, लेकिन सबसे सही यही है। क्रमांक संख्या लिख दो, फिर आपके सामने बाकायदा दिनांक लिख देनी है, किस दिनांक को आप जारी करते हो। तो कोने में इधर की साइड में आपके सामने, इस कोने में आपके सामने दिनांक लिख देनी है, या फिर नीचे की तरफ आप क्या कर सकते हो? दिनांक को लिख सकते हो। क्या कर सकते हो? दिनांक उसको लिख सकते हो। जैसे कि 20 दिसंबर 2025 है, वो यहां पर आपके सामने इधर की साइड नीचे की तरफ आप दिनांक को लिखते हो। समझ में आ गया ना आपको अच्छे से? सबसे पहले संस्था का नाम, किस संस्था हो रही है, फिर क्रमांक संख्या और नीचे उसका दिनांक, संस्था का नाम, उसका एड्रेस,
पत्र संख्या और दिनांक, ये अच्छे से रट लो, बार बार याद कर लो। जो संस्था हो रही है वो संस्था का नाम, उसका एड्रेस, पत्र संख्या और नीचे दिनांक। समझ में आ गया? फिर आपको किस चीज से संबंधित आप आदेश जारी करना चाहते हो, है ना, उससे संबंधित फिर आपको पूरी की पूरी सूचना लिखनी होती है। क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि भाई अत्यधिक शीतलहर एवं प्रशासन के निर्देश के अनुपालन में महाविद्यालय के समय में तत्काल प्रभाव से परिवर्तन किया जा रहा है। मतलब जो शीतलहर देखने को मिल रही है और प्रशासन के निर्देश का पालन करने के लिए क्या किया जा रहा है, महाविद्यालय के समय में तुरंत प्रभाव से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आगामी आदेश तक महाविद्यालय के समय में कर्म जो निम्न अनुसार परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। मतलब जो इस समय जो शीतलहर देखने को मिल रही है, अब प्रशासन के निर्देश के अनुसार क्या किया जा रहा है, महाविद्यालय का जो समय उसमें तत्काल प्रभाव से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। क्या हो रहा है आपके सामने, जो तत्काल प्रभाव से सारी की सारी चीजें उसमें परिवर्तन देखने को किया जा रहा है, समय में बदलाव किया जा रहा है। पहले का समय आपके सामने 9 बजे से शाम के 4 बजे तक हुआ करता था। कौन सा समय होता था आपके सामने? पहले का समय 9 बजे से, सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक होता था। अब क्या बदल दिया गया है, सुबह 10:30 बजे से 4:30 बजे का बदल दिया। तो पहले आपके सामने क्या लिखना है, जो आप समस्या है जो उस प्रश्न में देख के रखेंगे, उस समस्या को आपको अच्छे से लिख देना है। फिर आपने उसमें क्या बदलाव करना चाह रहे हो, क्योंकि कोई ना कोई बदलाव देखने को मिलेगा, हो सकता है यही प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिल जाए, वो बदलाव लिख दो। पहले वाला समय यह था, अब वाला समय यह है। समझ में आ गया? यह समस्त आदेश आपके सामने समस्त प्राध्यापकों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होगी। मतलब ये जितने आदेश जो जारी किए गए हैं, ये सारे के सारे जितने भी अध्यापक हैं उन पर, सारे के सारे कर्मचारियों पर और सारे के सारे विद्यार्थियों पर समान रूप से ये लागू होगी। मतलब कर्मचारी उन पर भी लागू होगा ये टाइम, चाहे कोई प्रिंसिपल है उन पर भी लागू होगा, और विद्यार्थियों पर भी ये समय है वो अच्छा ही ऐसे का ऐसा लागू होगा। नीचे आपको क्या कर देना, आपको हस्ताक्षर, अपने हस्ताक्षर उनको कर देना होता है। समझ में आ गया आपके सामने? तो एक बार फिर से आपको समझा देना हूं क्या करना आपको। सबसे पहले जिस संस्था है, जो संस्था जिसको लेटर लिख रहे हो, उस संस्था का नाम, फिर वो किस शहर में, उसका पूरा एड्रेस, फिर आपके सामने जो पत्र संख्या, कौन सी कितने नंबर पत्र संख्या, उसका नाम, नीचे दिनांक, भाई कितनी कौन सी दिनांक आपके सामने, किस दिनांक को आपके सामने क्या कर रहे हो आप, ये पत्र लिख रहे हो, उस दिनांक का नाम, नीचे कार्यालय आदेश। समझ में आ गया? फिर आपको क्या करना है, आपको बाकायदा पूरा का पूरा यहां पर इस फॉर्मेट में क्या कर देना है, ये लिख देना है कि शीतलहर की समस्या के कारण क्या देखने को मिल रहा है आपके सामने, समय में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मतलब आपकी जो समस्या है उसके बारे में आपको अच्छे से समझा देना है। फिर आप उसमें क्या बदलाव करना चाहते हो, जो आप बदलाव तो कर रहे हो चीजों में, लेकिन क्या बदलाव करना चाहते हो आपको वो भी जरूर से लिख देना। समझ में आएगा? पहले वाला समय और कुछ हुआ करता था, अब समय और कुछ होता है, तो उस समय में क्या बदलाव करना चाहते हो, है ना। या फिर आपके सामने क्या परीक्षाओं का आयोजन से संबंधित अगर आप कोई टाइम टेबल डालना चाहते हो कि, या फिर ये डालना चाहते हो कि भाई 10 तारीख से पहले पहले सभी जो राजकीय महाविद्यालय उनके प्रैक्टिकल आयोजित करवाए जाए, तो ये सूचना देना चाहते हो, जो भी सूचना देना चाहते हो उसको आपको बीच में लाकर ऐसा का ऐसा लिख देना होता है। क्या करना होता है, उसको बीच में लाओ और लाकर ऐसा का ऐसा उस टॉपिक को अच्छे से लिख देना होता है, ताकि जितने भी जो नीचे के अधिकारी हैं उस चीज को अच्छे से समझ पाए। समझ में आ गया? फिर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ देना है कि ये आदेश है ना समस्त अधिकारियों पर, हमारे जो विभाग है उसके समस्त अधिकारियों पर, समस्त कर्मचारियों पर, सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होंगे, या जो व्यक्ति जो इस सूचना से प्रभावित होगा सब पर ये कानून है, ये नियम है, समान रूप से लागू होगा। समझ में आ गया आपके सामने? फिर आपके सामने क्या करना है, हस्ताक्षर करने हैं जो आपके सामने प्राचार्य है आपके सामने जो प्रिंसिपल है उनको, या फिर आपके सामने जो नीचे की तरफ आप साइन कर देना आपका या और किसी का। ये आपके सामने पूरा का पूरा ऑफिशियल जो लेटर होता है आपके सामने, उसके लिखने का, कार्यालय आदेश को लिखने का पूरा प्रारूप है। मैंने अच्छे से बता दिया है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है मुहावरे और लोकतियां, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो आपको करवाने वाला हूं। जितने मुहावरे और लोकतियां मैं करवाऊंगा उसी से आपके सामने सारे के सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ गया आपको? सारे के सारे मुहावरे लोकतियां जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई उसी से आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ के साथ अगर ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर आप चाहते हो मैं फ्री में रिवीजन करूं तो आपको फ्री में आपको कहां पर मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। कहां पर मिल जाएंगे? हमारा टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर फ्री में सारे सारे कॉन्सेप्ट को जाकर रिवाइज कर सकते हैं। जाओ और सारे के सारे मुहावरे और लोकतियां वो आपके सामने जाकर पढ़ लो। समझ में आ गया?
चलो साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट के लिंक पे सारे जनरल हिंदी के सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं, जाकर रिवीजन कर सकते हो। कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, वहां पर जाकर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने चाहे आपका फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, फ्री में जाकर आपके सामने फ्लिपकार्ट मंत्रा से प्रोडक्ट खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। अब आपके सामने पहला प्रश्न है अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी होना मतलब आपके सामने भाई आपने कहते ना कोई अंधा व्यक्ति है और उसके हाथ में लाठी दे दिया, तो अब कोई व्यक्ति उसके साथ नहीं है तो क्या हो जाएगी, वही उसका सहारा हो गया। जो जो आपके सामने देखते हो ना अंधे व्यक्ति आपके सामने जो लाठी के सारी चीजों को टच कर करके महसूस करते हैं कि भाई ये चीज यहाँ पर है, ये चीज यहाँ पर है, ये चीज आपके सामने यहाँ पर है। तो अंधे की लाठी होने का अर्थ होता है आपके सामने कोई भी व्यक्ति है वो आपके जीवन में एकमात्र सहारा होना, क्या कहलाता है, अंधे की लाठी होना। समझ में आ गया भाई, उसकी तो एकमात्र सहारा क्या, उसकी जो लाठी उसके हाथों में है वही उसकी एकमात्र सहारा है। अगले वाला ईद का चांद होना। ईद का चांद होना आपके सामने क्या होता है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। भाई आपका कोई दोस्त है ना, वो आपसे कम से कम महीनों 2 महीनों बाद में मिलने आप भाई आजकल तो बड़ा ईद का चांद हो रखा है, 2-2 3-3 महीने में देखने को मिलता है, दिखता ही नहीं है हमें तो इसका क्या होगा, आपके सामने बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बहुत दिनों बाद में अगर कोई व्यक्ति दिखाई देता है, साल में ईद का चांद ईद 2 बार मनाई जाती है तो 2 बार देखने को मिलता है। समझ में, तो कितनी रेयर है, 2 बार ही देखने को मिल रही है, तो इसी को क्या कहा जाता है, ईद के चांद होने के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट है गागर में सागर बनना। गागर में सागर बनने का अर्थ क्या होता है, कोई बहुत बड़ी बात है और आपने उसको छोटे में समझा दिया, संक्षेपण सारांश में समझा दिया। समझ में आ गया। जैसे काफी लोगों सुना होगा भाई, जैसे आपकी मम्मी पूछा कि भाई आपने वो अब तो तेरे दोस्त से बात कर रहा था, उसने क्या कहा, तो आपने तो 1 घंटे बात की होगी लेकिन 5 मिनट में आप अपनी मम्मी को बता दोगे, तो इसका अर्थ क्या होता है, आपने गागर में सागर भर दिया, थोड़े से शब्दों में सारी बात सुना दी। समझ में आ गया। अगले वाला है आपके सामने मुहावरा, ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना मतलब विनाश कर देना। भाई 2 पत्थर आपस में टकरा रहे हैं, 2 तलवार पत्थर टकरा रहे हैं, तो क्या हो रहा है आपके सामने, ईंटें आपस में टकराएंगे, दोनों का नुकसान होगा। होता ना भाई, दोनों ईंटें टूटती हैं तो किसी ना किसी चीज का विनाश तो वैसे भी होगा। तो ईंट से ईंट बजाने का अर्थ क्या होता है, आपके सामने विनाश होना कहलाता है, आपके सामने ईंट से ईंट बजाने का अर्थ। समझ में आ गया। अगले वाला है दांतों तले उंगली जमाना। आपने दांत तले कब उंगली जमाते हैं, नाखून खाना, इसका अर्थ क्या होता है, आपके सामने चकित रह जाना, परेशान हो जाना। समझ में आ गया। कोई खिलाड़ी ने बहुत शानदार छक्का मार दिया, विराट कोहली ने वो पाकिस्तान के खिलाफ मार दिया था ना, सीधा स्ट्रेट ड्राइव का 6 मारा था, सभी को ऐसे रह गए थे, अरे ये कैसे हो गया। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, दांतों तले उंगली दबाने का क्या होता है, चकित रह जाना। समझ में आ गया आपको। अगले वाला है 9-2-11 होना। 9-2-11 होने का अर्थ क्या होता है, आपके सामने भाग जाना। 9 + 2 = 11 मतलब क्या था, अरे वो तो भाग गया, 9-2-11 हो गया। समझ में आ गया। आपके सामने 9-2-11 का अर्थ क्या होता है, आपके सामने किसी भी कोई भी है ना, आपके सामने भाग जाओ आप, कहीं ना कहीं आपके सामने कोई व्यक्ति है ना किसी काम से भाग गया, कोई काम को करने से कर रहा था, करते करते वो वहां से उठकर भाग गया, तो उसको क्या अर्थ होता है, 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। अगला वाला पॉइंट आपके सामने आंखों का तारा होना। अब आंखों का तारा होना मतलब क्या ना, बहुत प्यारा होना। अब कोई व्यक्ति है भाई, कोई अपने माँ बाप के आप सभी प्यारे हो, तो आपको क्या कहा जाता है, अरे वो तो बहुत अपने आंखों का तारा है अपने माता पिता के लिए। समझ में आ गया। तो आंखों का तारा होना मतलब बहुत ज्यादा प्यारा होना। तो जो व्यक्ति अपने माँ बाप के बहुत ज्यादा क्लोज होता है, क्लोज रिलेटिव होता है, उसको क्या कहा जाता है, आपके सामने बहुत प्यारे के रूप में या आंखों के तारे के रूप में जानते हैं अपन। अगले वाला है लोहा मनाना। लोहा मनाना क्या होता है भाई, आपके सामने 2 व्यक्ति आपके सामने युद्ध लड़ रहे थे और दूसरे ने कमजोर समझ रखा था, उसने क्या कर दिया, उसको हरा दिया। यह समझ लो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच था, जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया। या फिर आपके सामने लास्ट समय तक मैच एकदम टक्कर का चलता रहा, तो क्या कहेंगे आपके सामने, पाकिस्तान वाकई में जिम्बाब्वे की टीम आजकल बढ़िया खेलने लग गई। तो क्या कर दिया उन्होंने, लोहा मनवा दिया आपके सामने। अगले वाला है नाक रगड़ना। नाक रगड़ना का क्या होगा, आपके सामने बहुत ज्यादा विनती करना। भाई कोई व्यक्ति नाक रगड़ रहा आपके सामने, ये सुना कि भाई मैं तो तेरे से नाक रगड़वा कर लूंगा, कहते हैं ना गांव में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसका क्या अर्थ होता है, बहुत विनती कर कर कोई भी चीज को प्राप्त करना। कोई चीज को विनती करके अगर आप प्राप्त करते हो तो इसका अर्थ क्या होता है, आपके सामने नाक रगड़कर आपके सामने किसी भी चीज को प्राप्त करना। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा से बातें करना। अब कोई भी व्यक्ति भाई कहोगे अरे वो तो बहुत तेज चलता है, आपके सामने हवा से बातें करता है। समझ में, हवा से बातें करेगा मतलब हवा कितनी तेज चलती है ना, एरोप्लेन हवा में चलती है तो कितनी तेज चलती है, तो कोई भी चीज हवा में उड़ेगी तो तेज चलेगी। तो इसका क्या होगा, आपके सामने बहुत तेज दौड़ना, उसको क्या बनता है आपके सामने, हवा में बातें करना। अगले वाला है
तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाना मतलब तिल और इतना बड़ा होता है उसको बता दिया, ताड़ मतलब बहुत बड़ा पेड़ होता है ना, ताड़ का पेड़, उतनी बराबर उसकी बात बना दी। तो इसका क्या होगा भी, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना क्या कहलाता है आपके सामने, तिल का ताड़ बनाना। मतलब कोई छोटी सी बात थी उसको बढ़ा चढ़ाकर बहुत बड़ा कर दिया, उसको किस के नाम से जानते हैं, तिल का ताड़ बनाना, मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देना। कई लोगों को देखा होगा ना आपके सामने गांव में या विद्यालय में, जो छोटी सी बात होती है उसको इतना बड़ा करके बताएंगे, ओ हो इतनी बड़ी बात थी। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, हाथ पैर फूलना। मतलब आपके सामने अचानक से आपकी कुत्ता पीछे पड़ गया तो क्या हो जाओगे आप, घबरा जाओगे, है ना। आपके क्या हो जाएंगे, हाथ और पैर है वो फूल जाएंगे आपके सामने। तो इसका क्या बनता है आपके सामने, घबरा जाना। हाथ पैर फूलना मतलब घबरा जाना कोई भी व्यक्ति के। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, घी के दिए जलाना। काफी बार क्या होता है आपके सामने, कोई व्यक्ति है ना सफल हो जाता है। भाई घी के दिए अपन कब जलाते हैं, अक्सर पहले दीपावली पर घी के दिए जलाते थे। कब जलाते थे, जब दीपावली का जो त्योहार आता था ना, तब घी के दीपक जलाए जाते थे। तो भाई खुशियां आती थी दीपावली के साथ, इसलिए तो जलाए जाते थे। तो यही आपके सामने, घी के दिए जलाना मतलब खुशियां आना। अगले वाला आपके सामने, श्री गणेश करना। अगले वाला क्या आपके सामने, श्री गणेश करना। अब कोई भी काम को श्री गणेश, आपने सुना भाई अपने हिंदू धर्म में गणेश जी देवता को कब माना जाता है, जब कोई काम को अपन शुरू करते हैं ना, तब गणेश जी देवता को माना जाता है। तो कोई भी काम को जब प्रारंभ किया जाता है तब क्या बोला जाता है, भाई हमने तो इस काम का श्री गणेश कर दिया। समझ में आ गया। अगले वाला है, अपने मुंह मियां मिठू बनना। मतलब अपनी प्रशंसा खुद के द्वारा करना। आप क्या कर रहे हैं, आप खुद की प्रशंसा खुद ही कर रहे हो, तो आप क्या बन रहे हो, अपने मुंह मियां मिठू बन रहे हो, अपनी प्रशंसा खुद ही किए जा रहे हो। समझ में आ गया। तो ये थे आपके सामने सारे के सारे जो लोग, जितने के जितने आपके सामने मुहावरे, वो मैंने सारे सारे करवा दिए। अच्छा मुहावरे होते क्या है, मुहावरे वो शब्द होते हैं जिनका आपके सामने जो शब्द है ना, उस शब्द कुछ होंगे और उसका अर्थ कुछ और ही निकलेगा आपके सामने। समझ में आ गया। शब्दों का और अर्थ का कोई मेल मिलाप नहीं होता है, दोनों को शब्द कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और निकल के आता है। इस प्रकार की जो चीजें होती है उनको क्या कहा जाता है आपके सामने, मुहावरों के नाम से जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है आपके सामने, मुहावरों के रूप में जाना जाता है। जैसे अंधे की लाठी होना। अब अंधे की लाठी होना उसका कोई अर्थ नहीं लिखा, अंधा अलग है लाठी अलग है, तो कुछ समझ में नहीं आता है, इसी को मुहावरे के नाम से जाना जाता है। लोकतियां अलग होती हैं, उसके लिए अलग क्लास ली जाएगी। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो सामान्य हिंदी का जो पेपर होने वाला है, उससे संबंधित जो अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है पलवन, उसके बारे में आपके सामने पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आपके सामने। और पलवन में क्या होता है आपके सामने, संक्षेपण का उल्टा होता है। जहां पे संक्षेपण छोटे में आप जो 4 से 5 लाइन होती है उनको आपको क्या करना, सार करके बताना होता है। इसमें उल्टा है, इसमें क्या करना होता है आपके सामने, एक लाइन दे रखी है उसका पूरा सार बताना होता है, ये उससे उल्टा होता है। समझ में आ गया। इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। साथ के साथ जो मैं पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ा रहा हूं, ये आपको फ्री में मिल जाएगा। कहां पर, हमारे जो प्ले लिस्ट है वो आपके सामने, प्ले लिस्ट में सारा का सारा जनरल हिंदी का कंटेंट है, फ्री में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां पे जाकर आप सारा का सारा कॉन्सेप्ट फ्री में पढ़ सकते हो। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में ही मैं आपके सामने, जो आप हमारा डिस्क्रिप्शन है वहीं पर आपके सामने क्या दूंगा, टेलीग्राम का भी लिंक दूंगा। उस टेलीग्राम के लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे टेलीग्राम का जो नीचे लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने और जो ये जो पीडीएफ जो पढ़ा रहा हूं फ्री में आपको देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ जो कोने में आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा वाला ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो अन्य फ्लिपकार्ट और मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो जाकर जरूर से आपके सामने खरीद लेना भाई, आपके सामने कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहो तो। चलिए तो आप आपके सामने पलवन के बारे में समझते हैं, क्या होता है पलवन। पलवन आपके सामने संक्षेपण का ठीक उल्टा होता है। पलवन क्या होता है आपके सामने, जो संक्षेपण होता है ना, उसका एकदम उल्टा उल्टा होता है, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, पलवन के नाम से जाना जाता है। जिसमें किसी सूत्र, किसी वाक्य, किसी कहावत या मुहावरे को संक्षिप्त रूप से उसके भाव या विस्तार को समझाया जाता है। मतलब क्या तो कोई कहावत आ गई, कोई मुहावरा हो गया, उसको आप छोटे से शब्दों में, एक जो पूरी एक लाइन है उसको आप सारे के सारांश को समझाते हो, उसको किस नाम से जाना जाता है भाई, पलवन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई। एक लाइन दी जाएगी, उसको आपको 5 से 7 लाइनों में समझाना है।
इसका उद्देश्य किसी गहरे विचार को सुस्पष्ट व व्यापक रूप से प्रस्तुत करना। इसका क्या उद्देश्य होता है? इसमें जो विचार रखे गए उनको स्पष्ट रूप से, व्यापक रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किया जाए। उसी को किस रूप में जाना जाता है? आपके सामने पलवन के नाम से जाना जाता है। जो भी विचार रख रहे हो उनको स्पष्ट रूप से सभी के सामने आप प्रस्तुत रखो, उसी को पलवन के नाम से जाना जाता है। सारे सारे कहावत हो गए, मुहावरे हो गए, इनको विस्तार से आपको समझाना होता है। हर चीज को प्रयोग करो, लाइन है उसमें मुहावरे का प्रयोग करो, संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करो, कहावतों का प्रयोग करो, ताकि जो विचार है उनको और गहराई से आप समझा सको। उसी को पलवन के नाम से जाना जाता है। अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप पलवन को बनाओ, तब लिखो तब? मूल विचारों को उदाहरणों, तर्कों और प्रमाण है उनके साथ विस्तारित किया जाता है। मतलब जो आपके विचार हैं उनमें आप उदाहरण भी बताओ, तर्क भी प्रस्तुत करो और प्रमाण भी बताओ। मतलब आपको क्या करना है? बढ़ा चढ़ाकर लिखना है। और बढ़ा चढ़ाकर कब बताओगे? जब आसपास की कोई बात को बताओगे, कोई तर्क दोगे, उसमें कोई उदाहरण को बताओगे और विस्तार से कोई चीज को बताओगे, तभी तो आप कोई भी चीज को क्या कर सकते हो? बढ़ा चढ़ाकर बता सकते हो। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, मूल विचार में आपके सामने उदाहरण देने हैं, तर्क ऐड करने हैं, प्रमाण देने हैं, ताकि जो उनको सब चीजों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा सके। अगला है, इसमें अपनी ओर से कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की जाती है, बल्कि मूल विचार को स्पष्ट किया जाता है। मतलब आप अपने तरफ से कोई टिक्का टिप्पणी मत करो। आप मतलब एक्स्ट्रा फालतू की चीजें मत ऐड करो, लेकिन जो फालतू की चीज क्या, जो टॉपिक दे रखा ना उससे संबंधित बताओ। और कोई मतलब प्रदूषण की टॉपिक था, आप बताने लगे जनसंख्या, ऐसा नहीं करना है। बताओ प्रदूषण पे, आपके सामने डिस्क्रिप्शन से सारी सारी चीजें बता दो। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो टॉपिक होता है, टॉपिक को लेकर चलना है और उसको ही विस्तार से समझा देना है। उसके मूल विचार को आपको खत्म नहीं करना है। क्या नहीं करना है? उसके मूल विचार को आपको बिल्कुल भी खत्म नहीं करना है। समझ में आ गया? बस टॉपिक को लेकर चलना है। अगले वाला पॉइंट है, भाषा सुसंगठित और प्रभावशाली होनी चाहिए। किस प्रकार की भाषा का आपको प्रयोग करना है? संगठित भाषा का, स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना है और भावपूर्ण भाषा का प्रयोग करना है। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है? भावपूर्ण व संगठित, सुसंगठित भाषा का आपको प्रयोग करना है। समझ में आ गया? चलिए उदाहरण की बात करें। क्या उदाहरण है? अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। आपके सामने इस प्रकार का जो टॉपिक है पलवन है वो देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है आपके सामने, इस टॉपिक में क्या आपके सामने, संसार के सभी धर्मों में अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया। मतलब इस दुनिया में जितने भी धर्म है ना, उसमें सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया धर्म कौन सा माना गया? अहिंसा माना गया। अब आपको पता चल गया टॉपिक क्या, अहिंसा पर लिखना है। अब आपको बढ़ा चढ़ाकर लिखना है कि अहिंसा ना वो ना सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज मानी गई, सभी धर्मों में इसका, अहिंसा का बहुत बड़ा मान्यता मानी गई। एक तरीके से धर्म ही समझ लो अहिंसा को भी। अहिंसा का अर्थ केवल किसी की हत्या करना नहीं, बल्कि मन वचन कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना। मतलब अहिंसा का अर्थ सिर्फ यही नहीं कि आप कोई भी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचाओ, चाहे या फिर आपके सामने किसी की हत्या करके, मतलब कष्ट किस तरीके से, हत्या करके आपको किसी का कष्ट नहीं पहुंचाना है, इसका सिर्फ अर्थ नहीं होता है। अहिंसा का अपन क्या मतलब, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को परेशान कर दिया, किसी को हत्या कर दी, सिर्फ यही अहिंसा नहीं है। बल्कि अपन क्या करते हैं, किसी को कटु वचन बोल देते हैं, गलत वचन बोल देते हैं, तो उसको उससे दुखी होता हो, तो यह भी अहिंसा है। मन से हम किसी का बुरा सोचते हैं, अरे उसका तो बुरा हो जाए। समझ में आ गया? तो ये भी क्या होती है? अहिंसा होती है। कर्म, अपन ऐसे काम कर दिया भाई, किसी की, आपके सामने किसी के खिलाफ काम कर दिया तो उसको जीवन में नुकसान पहुंच गया, तो ये भी अहिंसा मानी जाती है। तो मन वचन और कर्म के माध्यम से हम इस प्रकार का काम करना होता है कि सामने वाले व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे। उसी को किस नाम से जाना जाता है? अहिंसा के नाम से जाना जाता है। घृणा को प्रेम से और क्रोध को शांति से जीतना ही अहिंसा है। मतलब किसी के प्रति जो घृणा हो रही है उसको प्रेम से जीतो, किसी के प्रति क्रोध आ रहा है उसको शांति से जीतो। इसी को किस नाम से जाना जाता है? अहिंसा के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो घृणा को आपको प्रेम से जीतना है, क्रोध को शांति से जीतना है, यही सच्ची अहिंसा होती है। जब मनुष्य दूसरे प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखता है, जब आपके सामने जो मनुष्य होता है ना, वो दूसरे व्यक्तियों के प्रति अपनी दया और करुणा का भाव रखता है। समझ में आ गया? कब अहिंसा करेगा? जब वो दूसरों को अपने बराबर समझेगा, उसके प्रति सिंपैथी रखेगा, दया रखेगा, तभी तो आपके सामने अहिंसा है वो आपके सामने सही से रहेगी, है ना? अहिंसा का कॉन्सेप्ट लागू होगा। तो यही आपके सामने हमेशा आपको क्या करना चाहिए? दूसरे मनुष्यों के प्रति आपको दयावान रहना चाहिए और करुणा का भाव रखना चाहिए। तभी वह मानवता के सच्ची सेवा कर पाता। और मनुष्य जब भी सच्ची सेवा कर पाता आपके सामने, जब वह अहिंसा का कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है।
अहिंसा के मार्ग पर चलकर विश्व में सुख और शांति की स्थापना संभव। अगर पूरी दुनिया में सुख और शांति लाना चाहते हो, कैसे ला सकते हो? जब आपके सामने अहिंसा के माध्यम से ला सकते हो। कैसे? अहिंसा का जो मार्ग है जिसमें आप किसी को परेशान नहीं करके सभी व्यक्तियों को बराबर का आपके सामने हिस्सा देकर उनको परेशान नहीं कर हम क्या कर सकते हैं? पूरी दुनिया के अंदर सुख व शांति ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अहिंसा वाला टॉपिक पढ़ा, अगले वाला टॉपिक है परिश्रम ही सफलता की कुंजी। क्या एक टॉपिक है? परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसको विस्तार से समझेंगे भाई आपके सामने। इसका पलवन तैयार करें। जीवन में सफलता प्राप्त करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। मतलब अगर जीवन में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। केवल भाग्य के भरोसे बैठकर लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहो कि जीवन में सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहो और मैं लक्ष्य को प्राप्त हो जाऊंगा, जीवन में कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा आपको। मनुष्य जो महान उपलब्धियों को देखता है वो कठोर परिश्रम को परिणाम प्राप्त करता है। मतलब जो मनुष्य बड़ी उपलब्धियों को, जो जिसका लक्ष्य बड़ा है, जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करना चाहता है, उसको कठिन मेहनत, कठोर मेहनत हमेशा जीवन में करनी पड़ेगी। अगर आप उदाहरण देना चाहो, अब आपको देखो किस तरीके से आपने इस टॉपिक के आसपास की चीजें बताई, फिर आप उदाहरण देखो किस प्रकार से दे रहे हो, इसको भी समझना। चिट्ठी से लेकर महान वैज्ञानिक तक सभी परिश्रम के बल पर आगे बढ़ते हैं। चाहे आपके सामने एक छोटी सी चिट्ठी होती है ना, उसके मुकाबले एक बड़ा सा दाना की उसके वजन से 4-5 गुना ज्यादा बड़ा वजन का होता है, लेकिन उसको वो कैसे ना कैसे आपके सामने उठाकर ले जाते हैं, छत पर चढ़ा देते हैं, उसको देख लो आप। तो ये उससे उनकी दृढ़ शक्ति और मेहनत का पता चलता है। तो एक चिट्ठी से लेकर महान वैज्ञानिक तक सभी परिश्रम के बल पर आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ते हैं? आपके सामने परिश्रम के माध्यम से आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। जैसे सोते हुए सिंह के मुख से हिरण स्वयं प्रवेश नहीं कर पाता। भाई कोई भी व्यक्ति को अगर जीवन में क्या करना है, अपना पेट भरना है, अपना खाना प्राप्त करना है, अपनी सफलता प्राप्त करनी है, चाहे आप दुनिया के बढ़िया क्रिकेटर बनना चाहो, बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहो, चाहे आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहो, चाहे सर्वश्रेष्ठ पॉलिटिशियन बनना चाहो, चाहे कोई जॉब प्राप्त करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, कैसे प्राप्त करोगे भाई? आपके सामने आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता आपके द्वार पे नहीं आएगी, तब आप मेहनत करते करते आपको उसके द्वार तक पहुंचना पड़ेगा। वैसे ही बिना किसी उद्यम के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, वैसे ही आपके सामने बिना किसी मेहनत के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। परिश्रम से न केवल आर्थिक समृद्धि मिलती है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। मतलब अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हो, लगातार परिश्रम करते रहते हो, इसलिए पैसे से ही समृद्धि नहीं मिलती है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। मतलब आर्थिक समृद्धि नहीं होती बल्कि आत्मविश्वास भी आपके सामने आपका बढ़ता है। मतलब इससे आपको यही समझ मिलती है कि आपको जीवन में मेहनत करनी चाहिए, आपको लगातार मेहनत करते रहना। तो ये जो मैंने समझाया आपके सामने, पलवन तैयार किया, परिश्रम ही सफलता की कुंजी, उसमें देखो कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने। पहले 3 पॉइंटों में मैंने परिश्रम को डिफाइन किया कि क्या होता है, उसके आस पास की चीजों को डिफाइन किया। फिर मैंने एक चिट्ठी का उदाहरण वैज्ञानिक के जो मुहावरा उदाहरण के माध्यम से समझाया। फिर एक जैसे जोड़कर एक और उदाहरण जोड़ा कि खुद सिंह के पास चलकर हिरण नहीं आती है, मनुष्य को उस सिंह को जाना पड़ता है उस हिरण को शिकार करने के लिए। उसी तरीके आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में। समझ में आ गया? अगले वाला क्या, आपको अगले वाले में आपके सामने बताया कि हर मेहनत करके इंसान क्या क्या चीज प्राप्त कर सकता है, उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। तो बस आपको इसी तरीके से सारी चीजें बतानी होती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।